Hello friends, myself C.R.C. Prasad, faculty of NIRC of the Institute of Chartered Accountant of India. I am going to explain your syllabus of CA Final IDT Indirect Tax. CA Final Indirect Tax के syllabus आपका मैं ओवरव्यू करता हूँ एक बार। सिलेबस हमारा इस तरह से है। सिलेबस ऑफ CA Final CA Final syllabus of CA Final is as below. CA Final Indirect Tax, CA Final Indirect Tax, Indirect Tax, Indirect Tax का सिलेबस इस तरह से है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है CA फाइनल में, तो CA फाइनल में हमें पढ़ना है कस्टम, एक्साइज। सबसे पहले हम लोग एक्साइज पढ़ेंगे। एक्साइज, कस्टम्स, कस्टम्स एंड FTP, दोनों कस्टम्स एंड FTP। उसके बाद सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। ये हमारा सिलेबस है। एक्साइज का कवरेज है 25 मार्क्स, एक्साइज का कवरेज 25 मार्क्स है हमारे एग्जाम में। कस्टम्स FTP का कवरेज 25 मार्क्स है और सर्विस टैक्स का कवरेज 50 मार्क्स का है। ये हमारा सिलेबस है। तो सबसे ज़्यादा कवरेज सर्विस टैक्स का है। सर्विस टैक्स का कवरेज बहुत ज़्यादा है, 50 मार्क्स, 50% सिलेबस आपका सर्विस टैक्स से कवर्ड हो जाता है। उसके बाद कवरेज एक्साइज का है 25 मार्क्स और 25 कस्टम्स एंड FTP दोनों मिलाकर के 25 है। तो FTP का वेटेज 5 to 10 मार्क्स का है, 5 to 10 मार्क्स FTP है और कस्टम्स का 15 to 20 है। कस्टम्स हमारा वेरी करेगा 15 to 20 और FTP 5 to 10, 5 to 10। 5 नंबर से 10 नंबर तक FTP वेरी करता है। ये वेटेज है कस्टम्स का 15 to 20 मार्क्स, FTP 5 to 10 मार्क्स। ये हमारा सिलेबस है। अब सिलेबस में हम लोग सिलेबस में जाने से पहले बेसिक्स समझ लेते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। टैक्स इज नथिंग बट इट इज ए फीस, इट इज ए फीस। टैक्स एक फीस है और ये फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट, चार्ज बाय गवर्नमेंट। टैक्स एक फीस है जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। ऑन किस पे चार्ज करती है, ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। सेकेंड, ऑन इनकम। टैक्स इज ए फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट इनकम। थर्ड में वेल्थ, ऑन वेल्थ। फोर्थ में एनी अदर एक्टिविटी लिख लेते हैं, एनी अदर एक्टिविटी, एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी पे गवर्नमेंट हमसे फीस ले लेती है, फीस चार्ज करती है। अब एक चीज़ बताइए, वाई गवर्नमेंट इज चार्जिंग सच टाइप ऑफ फीस, गवर्नमेंट ये फीस हमसे क्यों चार्ज करती है, वाई गवर्नमेंट इज चार्जिंग सच टाइप ऑफ फीस। इसका रीज़न है, रीज़न क्या है, बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, रिसोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के वेरियस रिसोर्सेस यूज करते हैं। ये रिसोर्सेस क्या क्या है, फर्स्ट सबसे बड़ा रिसोर्सेस है रोड। गवर्नमेंट ने हमें रोड दिया है, रोड हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें डिफेंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। थर्ड में
हमें हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया है, स्कूल की फैसिलिटीज़ हमें दिया है गवर्नमेंट ने। तो स्कूल, हॉस्पिटल, डिफेंस, रोड एसेट्रा, यहाँ बस कुछ फैसिलिटीज़ का नाम लिखा है कि गवर्नमेंट ने ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है और इन फैसिलिटीज़ के बदला गवर्नमेंट हमसे फ़ीस लेती है। जब आप कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करोगे, जब आप कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करेंगे, अगर ये प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे, ये प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसके ऊपर आप पे करेंगे एक्साइज ड्यूटी। जब ये प्रोडक्ट सेल करेंगे आप तो इसके ऊपर आप वैट और सीएसटी पे करेंगे, वैट और सीएसटी पे करेंगे। इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देंगे, वेल्थ के ऊपर वेल्थ टैक्स देंगे, सर्विसेज है तो सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स पे करेंगे। और भी कोई एक्टिविटी है, इंटरटेनमेंट आप प्रोवाइड करते हो तो इंटरटेनमेंट के ऊपर इंटरटेनमेंट फैसिलिटी आप प्रोवाइड करोगे तो उसके ऊपर इंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है। तो गवर्नमेंट ने कई तरह के फ़ीस हमसे चार्ज करती है फॉर यूटिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज। वेरियस रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के, इन रिसोर्सेज के बदला आप फीस देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स है और टैक्स को गवर्नमेंट ने दो हिस्से में बांट दिया है। हमारे ये टैक्स दो हिस्से में बटा हुआ है। ये टैक्स हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। टैक्स को दो हिस्से में बांट दिया गया है। टैक्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज द डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारा टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स किसको कहेंगे? इट इज़ डायरेक्टली लेवीड ऑन पर्सन। इट इज़ डायरेक्टली लेवीड ऑन पर्सन। इट इज़ डायरेक्टली लेवीड ऑन पर्सन। डायरेक्टली लेवीड ऑन पर्सन यानी डायरेक्टली पर्सन के ऊपर हम ये टैक्स लगाते हैं। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी, यूपीबीवाई एसेट्रा। तो ये पर्सन है। डायरेक्टली पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड पेड डायरेक्टली बाय टैक्स पेयर, पेड बाय डायरेक्टली, paid directly by taxpayer to the government, paid directly by taxpayer to the government, paid directly by taxpayer, paid directly by taxpayer to the government, taxpayer to the government। अगर टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है तो इसका नाम दिया है डायरेक्ट टैक्स। लाइक ये कौन कौन से टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहेंगे? तो इनडायरेक्ट टैक्स इट इज लेवीड ऑन अदर देन, लेवीड ऑन अदर देन पर्सन, अदर देन पर्सन यानी पर्सन के अलावा ये टैक्स लगता है। जैसे गुड्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं हम लोग, सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, तो ये सब पर्सन के अलावा किसी भी आइटम पे लगता है, देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। नॉट डायरेक्टली टैक्स, नॉट डायरेक्टली टैक्स, नॉट डायरेक्टली पेड बाय टैक्स पेयर, पेड बाय टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट। अगर टैक्स पेयर डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता, ऐसे टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लाइक में फर्स्ट नंबर पे एक्साइज ड्यूटी को रखते हैं। एक्साइज ड्यूटी,
एक्साइज ड्यूटी। जैसे एक्साइज ड्यूटी कौन पे करता है? एक्साइज ड्यूटी आप मैन्युफैक्चरर को देंगे, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करता है। तो एक्साइज ड्यूटी बायर मैन्युफैक्चरर को देता है, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करता है, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। सेकेंड, एक्साइज ड्यूटी के बाद कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बायर इंपोर्टर को देता है, फिर इंपोर्टर गवर्नमेंट को पे करता है, यानी डायरेक्टली टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है? बायर। बायर इज द टैक्स पेयर, कंज्यूमर इज द टैक्स पेयर। और कंज्यूमर डायरेक्टली तो देता नहीं गवर्नमेंट को, कंज्यूमर एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर को देता है और मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करता है। उसी तरह बायर कस्टम ड्यूटी इंपोर्टर को देता है, इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करता है। तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को, सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट करता है रिसीवर से, यानी सर्विस रिसीवर सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस टैक्स देता है और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करता है। तो यानी इसका मतलब है सर्विस टैक्स सर्विस रिसीवर पे करता है प्रोवाइडर को और प्रोवाइडर फिर गवर्नमेंट को पे करता है। सर्विस टैक्स हो गया। उसके बाद वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, CST। तो ये सारे टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं देते, बीच में एक मीडिएटर होता है, आप मीडिएटर को देते हैं, मीडिएटर फिर गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर को आप देते हैं, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को देता है। कस्टम ड्यूटी आप इंपोर्टर को देते हैं, इंपोर्टर गवर्नमेंट को देता है। सर्विस टैक्स आप सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को देता है। वैट CST आप सेलर को देते हैं और सेलर फिर गवर्नमेंट को देता है, इसीलिए इसका नाम दिया है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स को दो हिस्से में बांट दिया गया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारा टैक्स का पोर्शन है। अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हमें पढ़ना है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो पहले हम लोगों ने IPCC लेवल पे टैक्स पढ़ा है, टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, इनकम टैक्स। अब हम लोग ड्यूटी पे आते हैं। ड्यूटी, ड्यूटी किसको कहेंगे? और टैक्स तो आपने पढ़ लिया, टैक्स। तो टैक्स और ड्यूटीज दोनों चीज, टैक्स और ड्यूटीज बोथ आर फीस, दैट फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये फीस कब ड्यूटी के फॉर्म में चार्ज करती है, कब टैक्स के फॉर्म में चार्ज करती है? तो ड्यूटीज लेवीड ऑन गुड्स, ड्यूटी गुड्स के ऊपर लेवी होती है। ड्यूटी लेवीड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स, लेवीड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स। ड्यूटी levied by government on goods, tax levied by government on other than, duty levied by government on goods, tax levied by government on other than goods, other than goods, यानी गुड्स के अलावा किसी आइटम पे आप टैक्स लगाते हैं तो टैक्स कहलाएगा। गुड्स के ऊपर हमेशा ड्यूटी लगाते हैं, जैसे लाइक एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी यानी ये कब लेवी होता है? जब गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। कस्टम ड्यूटी जब गुड्स इंपोर्ट करेंगे या इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे तब कस्टम ड्यूटी लगेगी। टैक्स में इनकम टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपके इनकम के ऊपर टैक्स है। वेल्थ टैक्स आपके वेल्थ के ऊपर टैक्स है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स सेल के ऊपर टैक्स है। CST सेंट्रल सेल्स टैक्स ये आपके इंटरस्टेट सेल के ऊपर टैक्स है। तो ड्यूटी और टैक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि ड्यूटी हमेशा गुड्स के ऊपर लगाते हैं, टैक्स
गुड्स के अलावा जो आइटम से लगता है दैट इज नोन एज टैक्स। तो ड्यूटी टैक्स में बेसिक डिफरेंस ये है। अब हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। हमारा सिलेबस में अब शुरू होता है एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी हम लोग करेंगे। एक्साइज ड्यूटी को समझने के लिए सेंट्रल एक्साइज लॉज है, सेंट्रल एक्साइज लॉज, सेंट्रल एक्साइज लॉज है। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एक्साइज लॉज के बारे में समझेंगे। सेंट्रल एक्साइज लॉज में क्या क्या है। सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, 1944 सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। सेकेंड सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985, 1985 सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। थर्ड में हम लोग सेंट्रल एक्साइज रूल्स, सेंट्रल एक्साइज रूल्स करेंगे, सेंट्रल एक्साइज रूल्स। उसके बाद हम लोग सैनवेट क्रेडिट रूल्स करेंगे, सैनवेट क्रेडिट रूल्स, सैनवेट क्रेडिट रूल्स। सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स। नेक्स्ट फिफ्थ में हम लोग करेंगे सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स करेंगे। तो ये हम लोग, ये हमारा सिलेबस में सेंट्रल एक्साइज को समझने के लिए हमें ये सारे रूल्स करना है, फिर एक्ट करना है, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स। तो बेसिकली हमें ये सारे रूल्स करने हैं, एक्ट करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सेंट्रल एक्साइज लॉज को समझने के लिए हमें एक्ट और रूल्स भी पढ़ना है, एक्ट और रूल्स। एक्ट क्या है? व्हाट इज द एक्ट? एक्ट is a law. It is a law. Act is a law. That law is passed by. Act is a law. That law is passed by both houses of parliament. Passed by both houses of parliament. Houses of parliament. Both houses of parliament. Or get assent from President of India. Get assent from President of India. President of India. Get assent from President of India. और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है, फिर एक्ट बन जाता है। यानी एक्ट का मतलब है कानून, कानून बनाने का अधिकार स्टेट, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉ, एक्ट। और एक्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है, उसके बाद ये एक्ट बनता है। रूल्स क्या है? रूल्स आर द प्रोसीजर। रूल्स एक प्रोसीजर है। रूल्स आर द प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। यानी एक्ट को, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाया जाता है। लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाया जाता है। और रूल्स आर द प्रोसीजर for implementation of act. Rules can never, it can never over, it can, या it इस तरह से लिखते हैं, it will follow, it will follow act.
it will follow act, follow act, यानी रूल्स हमेशा एक्ट को फॉलो करेगा। रूल्स विल फॉलो एक्ट, रूल्स हमेशा एक्ट को फॉलो करेगा। और एक्ट में ही एक पर्टिकुलर सेक्शन गवर्नमेंट को पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट empowered by act, empowered by act, central government empowered by act to make rules, to make rules, मतलब एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स। तो ये हमारा एक्ट और रूल्स है। अब सबसे पहले एक्साइज में आते हैं, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट से, सेंट्रल एक्साइज एक्ट सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। पहला सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 सेंट्रल एक्साइज एक्ट का पहला सेक्शन, सेक्शन 1 हमारा सेटा में पहला सेक्शन एप्लीकेबिलिटी एंड टाइटल होता है। सेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी एंड टाइटल है, एप्लीकेबिलिटी एंड टाइटल, एप्लीकेबिलिटी एंड टाइटल, एप्लीकेबिलिटी एंड टाइटल। ये एप्लीकेबिलिटी एंड टाइटल का मतलब है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और टाइटल क्या है इस एक्ट का। तो ये एप्लीकेबल होल इंडिया में है, एप्लीकेबल टू होल इंडिया, एप्लीकेबल टू होल इंडिया, एप्लीकेबल टू होल इंडिया। सेंट्रल एक्साइज एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज, टाइटल ऑफ दिस एक्ट is Central Excise Act 1944, Central Excise Act 1944 ये हमारा टाइटल है। टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। सेक्शन नंबर 2 में डिफिनीशंस हैं, सेक्शन 2 में डिफिनीशंस हैं, डिफिनीशंस, डिफिनीशंस को पढ़ने से पहले सेक्शन 3 पे हम लोग आते हैं। सेक्शन नंबर 3 पे बेसिस ऑफ चार्जेस है, बेसिस ऑफ चार्जेस, बेसिस ऑफ चार्जेस। सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 3 में बेसिस ऑफ चार्जेस हैं, बेसिस ऑफ चार्जेस। बेसिस ऑफ चार्जेस का मतलब है एक्साइज ड्यूटी आप चार्ज करेंगे किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज। तो एक्साइज ड्यूटी के लिए बेसिस है कि एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन excisable goods, excisable goods, excise duty is levied on excisable goods manufactured or produced, manufactured or produced in India, produced in India, except SEZ, except SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छोड़ के। रूल सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइज ड्यूटी हम एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर लेवी करते हैं। व्हेन एक्साइज ड्यूटी इज लेविड, एक्साइज ड्यूटी इज लेविड व्हेन एक्साइजेबल गुड्स either manufactured or produced,
अभी हम लोग डिफरेंस समझेंगे मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड में क्या है। इन इंडिया एक्सेप्ट एसईजेड, एसईजेड को छोड़ के इंडिया में कहीं भी एक्साइजेबल गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया है या प्रोड्यूस हुआ है तो यू हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी। एसईजेड को माफ कर दिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लग सकती, क्योंकि एसईजेड को गवर्नमेंट ने बनाया है ओनली फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए एसईजेड बनाया गया है कि एसईजेड में जो भी प्रोडक्शन होगा वो 100% एक्सपोर्ट होगा। वॉट एवर मे बी द प्रोडक्शन इन द एसईजेड दैट विल बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। तो अब एक्साइज ड्यूटी लेवी करने के लिए हमें चाहिए एक्साइजेबल गुड्स। तो एक्साइजेबल गुड्स से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ये गुड्स क्या है, व्हाट इज़ गुड्स, फिर एक्साइजेबल गुड्स क्या है, फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस पे आएंगे। तो गुड्स का मतलब है, गुड्स का मतलब है, गुड्स मीन्स, गुड्स को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में गुड्स को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, गुड्स को डिफाइन नहीं किया गया है। तो गुड्स का मतलब क्या लेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। तो ये मीनिंग हमें लेना है डीसीएम का जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली क्लॉथ्स एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली क्लॉथ्स एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, इनका जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का। इन्हीं जजमेंट्स के बेसिस पे गुड्स को डिफाइन किया गया है। गुड्स का मतलब है आर्टिकल, एनी आर्टिकल, एनी आर्टिकल which is movable and marketable, any article which is movable and marketable, यानी जो भी आर्टिकल मूवेबल है और मूवेबल प्लस, यहाँ प्लस लिख रहे हैं, मूवेबल भी है एंड मार्केटेबल भी है, मार्केटेबल भी है। कोई भी आर्टिकल जिसको मूव कराया जा सकता है, और एनी आर्टिकल which is saleable, marketable means saleable, which can be bought or sold in open market, any article which is movable and marketable, प्लस का मतलब एंड है, कोई भी आर्टिकल जो मूवेबल भी है मार्केटेबल भी है, हम ऐसे आर्टिकल्स को गुड्स कहेंगे, ये आर्टिकल हमारे लिए गुड्स हैं। अब गुड्स है तो क्या ये एक्साइजेबल गुड्स है, तो एक्साइजेबल गुड्स के लिए भी डिफाइन किया है, एक्साइजेबल गुड्स का क्या मतलब है। अब गुड्स है तो क्या एक्साइजेबल गुड्स है, तो एक्साइजेबल गुड्स का मतलब है गुड्स मेंशन इन सेटा, गुड्स mention in SETA with some rate of duty, goods mentioned in SETA, goods mentioned in SETA, Central Excise Tariff Act, goods mentioned in SETA, goods mentioned in SETA with some rate of duty, goods mentioned in SETA with some rate of duty, ठीक है। गुड्स मेंशन इन सेटा प्लस सम रेट ऑफ ड्यूटी, प्लस रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी, यानी गुड्स सेटा में मेंशनड हो और साथ में रेट ऑफ ड्यूटी भी हो, रेट ऑफ ड्यूटी भी हो। रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब कि कुछ रेट हो, नील रेट इज ऑल्सो ए रेट। एक जजमेंट्स है नंदी प्रिंटर्स का, नंदी प्रिंटर्स का, नंदी प्रिंटर्स, ये जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है, नंदी प्रिंटर्स का जजमेंट्स है। नील रेट इज ऑल्सो ए रेट, नील रेट इज ऑल्सो ए रेट।
नील रेट को भी एक रेट हम लोग कहेंगे। नंदी प्रिंटर्स के केस में नील रेट इज ऑल्सो ए रेट, यानी नील रेट भी है तो भी एक रेट है। तो यानी मेंशन इन सेटा, गुड्स मेंशन इन सेटा एंड हैविंग सम रेट ऑफ ड्यूटी, गुड्स सेटा में मेंशन हो और साथ में रेट ऑफ ड्यूटी भी हो, तो हम ऐसे गुड्स को एक्साइजेबल गुड्स कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा है गुड्स क्या है। गुड्स मीन्स एनी आर्टिकल विच इज मूवेबल एंड मार्केटेबल। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स विच इज मेंशन्ड इन सेटा हैविंग सम रेट ऑफ ड्यूटी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एम मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब इंडिया में ये मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए या प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग एम को कलेक्ट करते हैं। पहला एम है मेंशन इन सेटा, पहला एम है मेंशनड इन सेटा। सेकंड एम है मूवेबल, सेकंड एम है मूवेबल। थर्ड एम है मार्केटेबल एंड फोर्थ एम है मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये चारों एम एक साथ सेटिस्फाई होता है तभी एक्साइज ड्यूटी लेवी हो सकती है। एक्साइज ड्यूटी लेवी करने के लिए चारों एम एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑल दीज फोर एम्स मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑल टुगेदर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी। अगर इन चारों एम में कोई भी एक एम फेल हो जाता है तो हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे। एक्साइज ड्यूटी कैन नॉट बी लेविड ऑन गुड्स on which in which any M is absent. तो फर्स्ट मेंशन इन सेटा, गुड्स मूवेबल, मार्केटेबल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है, इसमें आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एफ। सेक्शन 2 क्लॉज एफ में मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर के लिए दो एस्पेक्ट्स हैं। तो मैन्युफैक्चर हमें समझना है, तो मैन्युफैक्चर के लिए हमारे पास, मैन्युफैक्चर को समझने के लिए हमारे पास दो प्रिंसिपल है। एक तो सेक्शन 2F है और एक जजमेंट्स है DCM का। मैन्युफैक्चर को समझने के लिए हमारे पास दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है सेक्शन 2F, सेक्शन 2 क्लॉज एफ। सेक्शन 2F हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में क्लियर नहीं है। ये डेफिनेशन अपने आप में क्लियर नहीं है, इसीलिए हम लोग फिर इस सेक्शन में डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग डिसीजन पे जाते हैं। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन DCM सुप्रीम कोर्ट। DCM दिल्ली क्लॉथ्स एंड जनरल मिल्स लिमिटेड। DCM मीन्स दिल्ली क्लॉथ्स एंड जनरल मिल्स लिमिटेड। दिल्ली क्लॉथ्स एंड जनरल मिल्स लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 2F पे आते हैं। सेक्शन 2F कैसे डिफाइन किया है मैन्युफैक्चर को। मैन्युफैक्चर, सेक्शन 2F पहले लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चर includes any process, includes any process. Manufacture includes any process which is first में, which is first. Manufacture includes any process which is
which is incidental or ancillary, incidental or ancillary, which is incidental or ancillary to the completion of final goods, to the completion of final goods, to the completion of फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स बनाने में जो भी प्रोसेस आपका, चाहे वो इंसिडेंटल प्रोसेस हो या एंसिलरी प्रोसेस हो, फाइनल गुड्स बनाने में जो भी प्रोसेस आप लेते हैं, फाइनल गुड्स बनाने तक जो भी प्रोसेस आप लेंगे, ऑल प्रोसेस आर मैन्युफैक्चर। पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चर का कि कोई भी प्रोसेस आप करेंगे, चाहे वो इंसिडेंटल प्रोसेस हो चाहे वो एंसिलरी प्रोसेस हो, इसको मैन्युफैक्चर कहेंगे टू द कंप्लीशन ऑफ फाइनल गुड्स। अभी हम लोग समझेंगे मीनिंग क्या है इंसिडेंटल और एंसिलरी का, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड, प्रोसेस व्हिच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ सेटा। सेटा के शेड्यूल 1 में जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ सेटा 1985, यानी सेटा के शेड्यूल 1 में जो भी प्रोसेस है उन प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कहेंगे। और थर्ड में स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थर्ड ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। सेंट्रल एक्साइज एक्ट के शेड्यूल थर्ड में, सेटा के सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के शेड्यूल थर्ड में जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे लिए मैन्युफैक्चर है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसमें पॉइंट्स है हमारा एंसिलरी और इंसिडेंटल। सबसे पहले इंसिडेंटल और एंसिलरी। इंसिडेंटल का मतलब कैजुअल प्रोसेस है, कैजुअल प्रोसेस। इंसिडेंटल मीन्स कैजुअल प्रोसेस। ये प्रोसेस आप करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा। यानी इंसिडेंटल और एंसिलरी प्रोसेस आप करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, यानी आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, आपकी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंसिडेंटल प्रोसेस है। जैसे सपोज एक जनरेटर सेट है, एक जनरेटर सेट है। जनरेटर सेट के ऊपर पॉलिश का प्रोसेस है, पॉलिशिंग। एक जनरेटर सेट के ऊपर पॉलिशिंग है। ये पॉलिशिंग इंसिडेंटल प्रोसेस है, ये हमारा इंसिडेंटल प्रोसेस है। इंसिडेंटल क्योंकि इस प्रोसेस को करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, यानी आपको फाइनल गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फाइनल गुड्स आपका बिना पॉलिश का भी बिकेगा। जनरेटर सेट, अगर आपने पॉलिश वाले जनरेटर ले भी लिया और पॉलिश वाले जनरेटर को धूप में बरसात में रख दोगे, कितने टाइम तक पॉलिश रहेगा? तो पॉलिश के लिए हम क्यों एक्स्ट्रा पेमेंट करें? तो इसीलिए जनरेटर सेट के ऊपर पॉलिश का काम है, ये इंसिडेंटल प्रोसेस है। और एंसिलरी मतलब प्रोसेस हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसिडेंटल के बाद एक और प्रोसेस हम लोगों ने लिखा है एंसिलरी प्रोसेस। एंसिलरी प्रोसेस किसको कहेंगे?
एंसिलरी प्रोसेस का मतलब है सपोर्टिंग प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस यानी फाइनल गुड्स बनाने तक जो भी सपोर्टिंग प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को एंसिलरी प्रोसेस कहते हैं। अब ये जनरेटर सेट के ऊपर पॉलिश आपने कह दिया इंसिडेंटल है, करवाएं तो भी अच्छा, ना करवाएं तो भी अच्छा। अगर जनरेटर सेट को रिप्लेस कर दें, व्हेन जनरेटर सेट इज रिप्लेस्ड बाय फर्नीचर, ये फर्नीचर यानी सोफ़ा बेड, फर्नीचर यहाँ कर लेते हैं, फर्नीचर सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, बेड, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग डाइनिंग टेबल, इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर जो प्रोसेस होगा, इन सब के ऊपर जो प्रोसेस होगा, इन सब के ऊपर जो प्रोसेस होगा, सपोज पॉलिशिंग का प्रोसेस है, पॉलिशिंग। अब ये प्रोसेस कौन सा होगा? एंसिलरी, एंसिलरी, हेल्पिंग प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस, एंसिलरी प्रोसेस है, सपोर्टिंग प्रोसेस। अब बताओ, एक बेड है, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, इसके ऊपर पॉलिश नहीं करवाते हैं, बिना पॉलिश का हम सोफ़ा बेड क्या अपने घर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। इसका मतलब सोफ़ा बेड के ऊपर जो पॉलिश है ये इंसिडेंटल सॉरी एंसिलरी प्रोसेस है, यानी जिन प्रोसेस के बिना आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच सकते, ये प्रोडक्ट हमारा, ये प्रोसेस एंसिलरी प्रोसेस है, सपोर्टिंग प्रोसेस है, हेल्पिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये इंसिडेंटल और एंसिलरी है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है प्रोसेस विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ सेटा। सेटा के शेड्यूल 1 में जो भी प्रोसेस मेंशन्ड है, प्रोसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, प्रोसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ सेटा। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में शेड्यूल 1 में जो भी प्रोसेस स्पेसिफाइड हैं विच इज अब इसमें कौन सा प्रोसेस स्पेसिफाइड है ये हम लोग लिखते हैं। इसमें प्रोसेस है पैकिंग रिपैकिंग, पैकिंग रिपैकिंग, पैकिंग रिपैकिंग। ठीक है, अगर आपने पैकिंग की है, सिर्फ पैकिंग किया है, एक गुड्स मार्केट से खरीदा, उसको पैकिंग की, अपने पैकेट में बंद किया, फिर उसके ऊपर लेबलिंग किया या ब्रांडिंग किया, ब्रांडिंग रीब्रांडिंग, ब्रांडिंग रीब्रांडिंग, ब्रांडिंग रीब्रांडिंग, उसके बाद लेबलिंग रीलेबलिंग, लेबलिंग और रीलेबलिंग, रीलेबलिंग, लेबलिंग और रीलेबलिंग का प्रोसेस है। पैकिंग, रिपैकिंग, ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग, ये प्रोसेस शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में ये सारे प्रोसेस है, पैकिंग, रिपैकिंग, ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग। एक प्रोडक्ट आपने मार्केट से बना बनाया खरीदा, उसको अपने पैकेट में पैक किया, फिर ब्रांड लगा दिया, फिर उसके ऊपर अपना लेवल चिपका दिया, देन दिस इज मैन्युफैक्चर। तो ये एक्चुअल मैन्युफैक्चर नहीं है, इनको कहेंगे डीम्ड डीम्ड मैन्युफैक्चर। ये हमारा डीम्ड मैन्युफैक्चर है, ये हमारा डीम्ड मैन्युफैक्चर है, ये डीम्ड मैन्युफैक्चर है। ठीक है, ये हमारा डीम्ड मैन्युफैक्चर है। तो पैकिंग, रिपैकिंग, ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, लेवलिंग, रीलेवलिंग, ये सारा डीम्ड मैन्युफैक्चर है। और इसके बाद एक और लिखा उसमें हम लोगों ने प्रोसेस स्पेसिफाइड इन
process specified in Schedule 3rd of Central Excise Act. Schedule 3rd of Central Excise Act 1944। इसमें कौन सा प्रोसेस है? इसमें भी वही प्रोसेस है, पैकिंग रिपैकिंग, पैकिंग रिपैकिंग, पैकिंग रिपैकिंग, ब्रांडिंग रीब्रांडिंग, ब्रांडिंग रीब्रांडिंग, ब्रांडिंग रीब्रांडिंग, लेवलिंग रीलेवलिंग, लेवलिंग रीलेवलिंग, ये सारा प्रोसेस है रीलेवलिंग, लेवलिंग रीलेवलिंग। तो ये सारा यहाँ भी डीम्ड मैन्युफैक्चर है, लेकिन ये किसका? ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड, गुड्स स्पेसिफाइड in section 4A of Central Excise Act। सेंट्रल एक्साइज एक्ट के सेक्शन 4A में जो भी गुड्स स्पेसिफाइड है फॉर MRP वैल्यूएशन, MRP वैल्यूएशन, ये हम लोग आगे करेंगे। MRP वैल्यूएशन कि सेक्शन 4A में जो भी गुड्स स्पेसिफाइड हैं उन गुड्स के ऊपर MRP वैल्यूएशन एप्लीकेबल है। MRP वैल्यूएशन एप्लीकेबल ऑन goods specified in section 4 of section Central Excise Act 1944 for MRP valuation। तो सेक्शन 4 MRP वैल्यूएशन जिन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है उन गुड्स का आप पैकिंग रिपैकिंग करेंगे, ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करेंगे, लेवलिंग रीलेवलिंग करेंगे, तो ये आपका डीम्ड मैन्युफैक्चर कहलाएगा। ये डीम्ड मैन्युफैक्चर कहलाएगा, डीम्ड मैन्युफैक्चर, ये डीम्ड मैन्युफैक्चर है। ठीक है, ये हमारा डीम्ड मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर, डीम्ड मैन्युफैक्चर। तो ये हमारा मैन्युफैक्चर का लीगल डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज F में डिफाइन किया है, सेक्शन 2 क्लॉज F में। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है DCM का, दिल्ली क्लॉथ्स एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है, DCM का जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया है, मैन्युफैक्चर इम्प्लाइज अ चेंज, मैन्युफैक्चर implies a change, manufacture implies a change। मैन्युफैक्चर का मतलब है there must be some change। ठीक है, मैन्युफैक्चर का मतलब है there must be some change। अब एक शीशे का ग्लास है, शीशे की ग्लास को जमीन पे पटक देते हैं, टूट जाता है, क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, चेंज हुआ। क्या ये भी मैन्युफैक्चर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं है। बट एवरी चेंज इज नॉट अ मैन्युफैक्चर, बट एवरी चेंज इज नॉट अ मैन्युफैक्चर, एवरी चेंज इज नॉट मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर implies a change but every change is नॉट मैन्युफैक्चर। हर एक चेंज को हम मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे। तब मैन्युफैक्चर है क्या? तो देयर मस्ट बी न्यू डिस्टिंक्ट commercially known product emerged, commercially known product emerged। There must be new distinct commercially known product emerged having different name, जिसका नाम अलग हो,
जिसका कैरेक्टर अलग हो, नेम कैरेक्टर यूज, जिसका नाम अलग हो, कैरेक्टर अलग हो, यूज अलग हो। तो मैन्युफैक्चर का मतलब है देयर मस्ट बी सम चेंज। मैन्युफैक्चर implies a change but every change is not manufacture। हर एक चेंज को मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे। तो मैन्युफैक्चर है क्या? देयर मस्ट बी न्यू डिस्टिंक्ट कमर्शियली नोन प्रोडक्ट इमर्ज्ड हैविंग डिफरेंट नेम कैरेक्टर यूज, जिसका नाम अलग हो, कैरेक्टर अलग हो, यूज अलग हो, ऐसे प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कहेंगे। तो ये हमारा DCM की जजमेंट्स हैं। तो हमें मैन्युफैक्चर को बताना है तो सेक्शन 2F और DCM की जजमेंट्स दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और फिर मैन्युफैक्चर को डिफाइन करेंगे। अब हम लोग कुछ जजमेंट्स लिखते हैं, जजमेंट्स ऑन मैन्युफैक्चर। कुछ जजमेंट्स हम लोग लिखते हैं, जजमेंट्स ऑन मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के ऊपर जजमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं, जजमेंट्स ऑन मैन्युफैक्चर। तो पहला जजमेंट्स मैन्युफैक्चर के ऊपर हम लोग फर्स्ट जजमेंट्स लिख रहे हैं। पहला जजमेंट्स है DCM के बाद अलम्बिक। पहला जजमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं, पहला जजमेंट्स फर्स्ट अलम्बिक। पहला जजमेंट्स है अलम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज। अलम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज, अलम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज पहला जजमेंट्स है। अलम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज का जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है। अलम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है अलम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज? अलम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज के केस में सपोज मैन्युफैक्चरर ने 2 फैक्ट्री बना रखा है, फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2। मैन्युफैक्चरर ने 2 फैक्ट्री बना रखा है, मैन्युफैक्चरर ने 2 फैक्ट्री बना रखा है। अब एक फैक्ट्री में ग्लास, प्लेन ग्लास मैन्युफैक्चर्ड, प्लेन ग्लास मैन्युफैक्चर्ड, प्लेन ग्लास मैन्युफैक्चर्ड होता है एंड क्लियर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, क्लियर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ऑन पेमेंट ऑफ ED, ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। फैक्ट्री 1 में प्लेन ग्लास बन के तैयार होता है और फैक्ट्री 2 के लिए क्लियर होता है ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पे की और फैक्ट्री 2 में भेज दिया। अब यहाँ पे प्लेन ग्लास मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, यहाँ पे प्लेन ग्लास हमारा मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, प्लेन ग्लास, ये हमारा प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास मैन्युफैक्चर हुआ। अब मैन्युफैक्चर होने के बाद इसको दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया। अब दूसरी फैक्ट्री में क्या काम होता है, ये देखो दूसरी फैक्ट्री में काम होता है ड्राइंग, दूसरी फैक्ट्री में काम है दूसरी फैक्ट्री में हमारा काम है ड्राइंग पेंटिंग का, ड्राइंग पेंटिंग्स, ड्राइंग पेंटिंग्स, ड्राइंग पेंटिंग्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड ग्लास, ऑन मैन्युफैक्चर्ड ग्लास। मैन्युफैक्चर्ड ग्लास के ऊपर ड्राइंग पेंटिंग्स का काम होता है। ड्राइंग पेंटिंग्स ऑन
मैन्युफैक्चर्ड ग्लास। अब ये ग्लास दूसरी फैक्ट्री में पहुंच गई। अब ये ग्लास प्लेन ग्लास है और यहाँ पे इस फैक्ट्री में इस ग्लास के ऊपर सपोज ये हमारा ग्लास है, इसके ऊपर पेंटिंग्स ड्राइंग्स किया है। इस ग्लास के ऊपर सपोज पेंटिंग्स ड्राइंग्स का काम किया है। ये हमारा प्लेन ग्लास है। सपोज ये हमारा प्लेन ग्लास है। अब ये प्लेन ग्लास इस फैक्ट्री में पहुंच गया, सेकंड फैक्ट्री नंबर 2 में। फैक्ट्री नंबर 2 पे इस ग्लास के ऊपर ड्राइंग्स बना देते हैं हम लोग। कोई ड्राइंग्स बना दिया, सपोज कोई भी ड्राइंग्स बना दिया, इसके ऊपर कोई भी ड्राइंग्स बना दिया। आप देखो ये प्लेन ग्लास है, ये हमारा प्लेन ग्लास है, ये प्रिंटेड ग्लास है। तो ये जो आपने ड्राइंग पेंटिंग्स की है ऑन प्लेन ग्लास के ऊपर आपने ड्राइंग पेंटिंग्स की है, तो क्या इस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग पेंटिंग्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड ग्लास इज डीम्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और नॉट। तो अगर सपोज प्लेन ग्लास हमारा बिक रहा है ₹50 का, प्रिंटेड ग्लास हमारा बिक रहा है ₹60 का, ₹50 पे आपने एक्साइज ड्यूटी दे दी और ग्लास आपने मार्केट में बेच दिया ₹60 का प्रिंटिंग का काम करके, तो ₹10 पे गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी नहीं मिली है। तो अब गवर्नमेंट आपसे इन ₹10 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी मांग रही है, तो क्या हम इन ₹10 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे? तो एक्साइज ड्यूटी तभी पे करेंगे जब 4M एक साथ सेटिस्फाई होगा। 4M का मतलब है, पहला देयर मस्ट बी मैन्युफैक्चर, गुड्स मस्ट बी मूवेबल, मार्केटेबल एंड एक्साइजेबल। गुड्स हमारा मूवेबल होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए, एक्साइजेबल होना चाहिए, तभी हम एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे। तो ये मूवेबल भी है, मार्केटेबल भी है, एक्साइजेबल भी है। एक टेस्ट मैन्युफैक्चर का पेंडिंग है, वेदर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग पेंटिंग ऑन ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड ग्लास इज नोन एज मैन्युफैक्चर और नॉट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट held that the process of that the process of drawing and painting on manufactured glass is not amounting to manufacture is not amounting to manufacture is not amounting to manufacture। ये हमारा मैन्युफैक्चर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग पेंटिंग ऑन मैन्युफैक्चर्ड ग्लास इज नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो, बिकॉज क्या पहला आते हैं DCM की जजमेंट्स पे, क्या ग्लास का नाम बदल जाएगा? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं नाम बदल गया, प्लेन ग्लास था प्रिंटेड ग्लास हो गया, नाम बदल गया, यूज बदल जाएगा, कैरेक्टर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। यूज वही है, कैरेक्टर वही है। तो प्लेन ग्लास का यूज और प्रिंटेड ग्लास का यूज, दोनों का यूज सेम है। ये हमारा प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास, और ये हमारा है प्रिंटेड ग्लास, प्रिंटेड ग्लास। मान लेते हैं नाम बदल गया, क्या काम बदलेगा? नहीं बदलेगा। नाम बदल गया, काम वही है, तो मैन्युफैक्चर नहीं है। काम भी बदलना चाहिए नाम के साथ साथ, सिर्फ नाम पे नहीं जाएंगे, काम भी हमें देखना है, काम भी बदलना चाहिए। बिकॉज देयर इज नो चेंज, बिकॉज
there is because there is no change in because there is no change in name character or use name character or use there is no change in name character और use इसका नाम नहीं बदला काम नहीं बदला तो मैन्युफैक्चर नहीं है ये मैन्युफैक्चर नहीं है। पहला जजमेंट हम लोगों ने लिखा है DCM के बाद ओलंपिक ग्लास इंडस्ट्रीज का। एक और जजमेंट्स हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट जजमेंट नंबर 2 सेकंड जजमेंट्स हमारा है जजमेंट्स नंबर 2 सेकंड में टर्पोलिन इंटरनेशनल का हम लोग जजमेंट्स करते हैं। टर्पोलिन इंटरनेशनल टर्पोलिन इंटरनेशनल ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है। टर्पोलिन इंटरनेशनल इसमें क्या है टर्पोलिन इंटरनेशनल में कि टर्पोलिन यहाँ भी 2 फैक्ट्री हमारी है। सपोज फैक्ट्री अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ओलंपिक ग्लास इंडस्ट्रीज में यहाँ पे फैक्ट्री अलग अलग नहीं करते, एक ही फैक्ट्री में सारा काम करते, तब ये प्रोसेस भी मैन्युफैक्चर होता, तब ये प्रोसेस भी हमारा मैन्युफैक्चर होता। क्योंकि हमने मेन डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, मेन डेफिनेशन में लिखा है कि मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस व्हिच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो भी प्रोसेस चाहे वो एंसिलरी हो या इंसिडेंटल हो मैन्युफैक्चर होगा। तो अगर एक ही फैक्ट्री में आप ये दोनों काम करेंगे तो ये प्रोसेस मैन्युफैक्चर के डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन फैक्ट्री अलग अलग होते ही आप क्योंकि फाइनल गुड्स बन के तैयार है, अपने फाइनल गुड्स खरीदा है और फाइनल गुड्स के ऊपर पेंटिंग की और मार्केट में सेल कर दिया, तो इसका मतलब इस पे मैन्युफैक्चर नहीं है। अगर एक ही फैक्ट्री में सारा काम होगा तो ये प्रोसेस भी मैन्युफैक्चर के डेफिनेशन में आ जाएगी। टर्पोलिन इंटरनेशनल के जजमेंट्स में आते हैं। एक फैक्ट्री है हमारा फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2, 2 फैक्ट्री ले लेते हैं। फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 में टर्पोलिन टर्पोलिन का मतलब तिरपाल है। तिरपाल आपने टर्पोलिन मैन्युफैक्चर किया आपने, टर्पोलिन मैन्युफैक्चर्ड टर्पोलिन मैन्युफैक्चर्ड Tarpaulin manufactured and cleared on payment of excise duty टर्पोलिन मैन्युफैक्चर हुआ और एक्साइज ड्यूटी पे करने के बाद इसको क्लियर किया है दूसरी फैक्ट्री में। अब एक टर्पोलिन है, ये बड़ा सा टर्पोलिन का साइज है, ये हमारा टर्पोलिन का बड़ा सा साइज है, टर्पोलिन का ये बड़ा सा साइज है। ये टर्पोलिन हमारा बन के तैयार है और दूसरी फैक्ट्री में इसको भेज दिया है। यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री में काम होता है साइज कटिंग दूसरी फैक्ट्री में काम होता है साइज कटिंग का। साइज कटिंग कॉमा साइज काटेंगे तो स्टिच भी करवाना पड़ेगा, स्टिचिंग साइज कटिंग स्टिचिंग। और एक और काम है आइलेट फिक्सिंग यानी एल्युमिनियम रिंग लगाते हैं टर्पोलिन में। आप देखोगे टर्पोलिन के कॉर्नर पे
एल्युमिनियम रिंग लगा होता है तो आइलेट फिक्सिंग का काम होता है। एक बड़ा सा टर्पॉलिन बन गया। अब ये टर्पॉलिन दूसरी फैक्ट्री में पहुंच गया। दूसरी फैक्ट्री में यहाँ पे इस टर्पॉलिन का साइज कटिंग होता है। इस टर्पॉलिन का साइज कटिंग होता है। ये टर्पॉलिन है हमारा, टर्पॉलिन का साइज कटिंग। सपोज आपने इस तरह के कटिंग कर दी, टर्पॉलिन का 4 टुकड़े में बांट दिया, ठीक है, साइज कटिंग। और जहाँ कटिंग होगी वहाँ स्टिच भी करवाना है। कॉर्नर पे आइलेट लगवा दिया, एल्युमिनियम रिंग लगा दिया, ताकि टर्पॉलिन को बांधने के लिए होता है ये, कि रस्सी फंसा करके इसमें बांधने में इजी हो, इसके लिए हम कॉर्नर के पे इस पे आइलेट लगा दिया। तो ये काम है। सपोज ये टर्पॉलिन आपने मैन्युफैक्चर किया, इसका वैल्यूएशन किया। सपोज इसका वैल्यूएशन आता है 2000, 2000 रुपये इसका वैल्यू आता है। 2000 वैल्यू पे आपने एक्साइज ड्यूटी दे दी एक्साइज डिपार्टमेंट को। अब इस टर्पॉलिन को 4 टुकड़े में बांट दिया और एक एक टुकड़े को हम 800 में बेच रहे हैं। 800, 800, 800, 800, यानी 3200 रुपये हो गया टोटल। तो आपने 2000 पे एक्साइज ड्यूटी दे दी, 1200 रुपये पे आपने एक्साइज ड्यूटी नहीं दी है। तो अब एक्साइज डिपार्टमेंट आपसे 1200 रुपये पे ड्यूटी मांगता है। तो क्या आप इन 1200 रुपये के ऊपर ड्यूटी पे करेंगे? तो इस केस में एक्साइज ड्यूटी तभी हम पे करेंगे जब 4M सेटिस्फाई होगा। 4M कौन सेटिस्फाई करेगा? ये डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट को ड्यूटी चाहिए तो डिपार्टमेंट को प्रूव भी करना है कि 4M सेटिस्फाइड है। डिपार्टमेंट हमसे एक्साइज ड्यूटी मांगेगा तो हम उनको कहेंगे कि आप हमें 4M दे दीजिए। 4M में पहला M है, क्या हमारा गुड्स मूवेबल है, क्या मार्केटेबल है, क्या मेंशन इन सेटा है और साथ में रेट भी है, और क्या हमारा प्रोसेस मैन्युफैक्चर्ड है। तो फर्स्ट में हमारा गुड्स एक्साइजेबल, तभी तो आपने ये 2000 पे एक्साइज ड्यूटी पे की है। इसका मतलब इस पे आपने एक्साइज ड्यूटी दे दी है, इसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है, इसका मतलब हमारा गुड्स एक्साइजेबल है। सेकंड, मूवेबल भी है, मार्केटेबल भी है। अब आते हैं, क्या ये प्रोसेस साइज कटिंग, स्टिचिंग, आइलेट फिक्सिंग, क्या ये मैन्युफैक्चर है? तो क्या पहला मैन्युफैक्चर में डीसीएम की जजमेंट पे आते हैं, क्या इसके नाम में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पहले भी टर्पॉलिन, अब भी टर्पॉलिन। टर्पॉलिन पहले भी था, अब भी टर्पॉलिन है। नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काम में फ़र्क पड़ेगा, यूज़ में फ़र्क पड़ेगा, यूज में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। टर्पॉलिन आपको छोटा साइज की ज़रूरत हो या बड़ा साइज है, बड़े साइज की ज़रूरत हो तो बड़े साइज, छोटे की ज़रूरत है तो फोल्ड करके यूज कर सकते। तो इसका मतलब इसके यूज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैरेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या ये मैन्युफैक्चर है? नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया कि ये प्रोसेस भी मैन्युफैक्चर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसेस ऑफ making tarpaulin made up from tarpaulin. Supreme Court held that the process of making tarpaulin made up from tarpaulin is not amounting to manufacture ये मैन्युफैक्चर नहीं होगा। as there is no change in
in name character use, name character use, there is no change in name character use, इसके नाम कैरेक्टर यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जजमेंट्स हमारा है SR टिश्यू, SR टिश्यू, ये नेक्स्ट जजमेंट्स है। नेक्स्ट जजमेंट्स ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है। SR टिश्यू, SR टिश्यू के केस में अब हम क्या करते हैं, जंबो रोल टिश्यू पेपर का मार्केट से खरीदते हैं। जंबो रोल, जंबो रोल टिश्यू पेपर का ऑफ टिश्यू पेपर, ये मार्केट से खरीदा, ठीक है। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर का एक जंबो रोल मार्केट से हम खरीदते हैं और फिर इन जंबो रोल से जंबो रोल खरीद लिया और इन जंबो रोल से इसको कट करते हैं, कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस, कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और फिर बेच देते हैं। तो अब यहाँ पे whether a process of cutting jumbo roll of tissue paper into small pieces is manufacture or not, क्वेश्चन है whether cutting of jumbo roll of tissue paper into small pieces is manufacture or not। तो DCM की जजमेंट पे हम लोग चलते हैं, क्या इसका नाम बदल जाएगा, काम बदल जाएगा, अगर बदल जाएगा तब तो मैन्युफैक्चर है, नहीं बदलेगा तो मैन्युफैक्चर नहीं है। तो अब बताओ, पहले भी टिश्यू पेपर था, छोटे पीस में काट दिया तो भी ये टिश्यू पेपर ही है, तो भी ये टिश्यू पेपर ही है। तो जंबो रोल ऑफ टिश्यू पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, देन दिस प्रोसेस इज नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर, ये प्रोसेस हमारे लिए मैन्युफैक्चर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसेस ऑफ कटिंग jumbo roll of tissue paper, jumbo roll of tissue paper into small pieces is not amounting to manufacture, is not amounting to manufacture, is not amounting to manufacture, ये हमारा मैन्युफैक्चर नहीं है, क्योंकि नेम कैरेक्टर यूज में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज there is no change in name character or your change in name character or use, there is no change in name character और यूज, इसके नेम कैरेक्टर और यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये मैन्युफैक्चर नहीं है, ठीक है। अब एक और हम लोग जजमेंट्स करते हैं, ये कैप्री इंटरनेशनल का जजमेंट्स है। नेक्स्ट जजमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं कैप्री इंटरनेशनल, कैप्री इंटरनेशनल, कैप्री इंटरनेशनल, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है। कैप्री इंटरनेशनल, कैप्री इंटरनेशनल के केस में सपोज एक क्लॉथ्स हैं
क्लॉथ्स कपड़े हैं, क्लॉथ्स को हम लोग कटिंग क्लॉथ्स टू मेक कटिंग क्लॉथ्स टू मेक बेड सीट कपड़े को काट के बेड सीट बनाते हैं। टेबल क्लॉथ्स बनाते हैं, टेबल क्लॉथ्स। अब कपड़े को काट के बेड सीट बनाते हैं, टेबल क्लॉथ्स बनाते हैं। क्या ये प्रोसेस मैन्युफैक्चर है? वेदर प्रोसेस ऑफ कटिंग क्लॉथ्स टू मेक बेड सीट और टेबल क्लॉथ्स इज मैन्युफैक्चर और नॉट। तो अब तो इसका नाम बदल जाएगा, काम बदल जाएगा, यूसेस बदल जाएगा, तो ये मैन्युफैक्चर होगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the process of cutting cloths to make cutting cloths to make bed sheet, table cloths, bed sheets, table cloths amounting to manufacture ये हमारे लिए मैन्युफैक्चर है। तो ये सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पे प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कहा गया है। अब एक और जजमेंट्स हम लोग लिखते हैं, उसमें बताना है वेदर दिस प्रोसेस इज मैन्युफैक्चर और नॉट, ये जजमेंट्स है फेडर लॉयड कॉरपोरेशन लिमिटेड फेडर लॉयड कॉरपोरेशन लिमिटेड का जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का। फेडर लॉयड जजमेंट्स के केस में, फेडर लॉयड कॉरपोरेशन के जजमेंट्स के केस में कंपनी ने 2 फैक्ट्री बना रखी है। सपोज फैक्ट्री नंबर 1 और फैक्ट्री 2, 2 फैक्ट्री है हमारी, फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 में ये हमारा कूलिंग यूनिट्स है। सपोज मान लेते हैं ये कूलिंग यूनिट है और ये कंडेंसिंग यूनिट। यहाँ कूलर मैन्युफैक्चर होता है, कूलर मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे कूलर मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ पे कंडेंसर मैन्युफैक्चर्ड। एक फैक्ट्री में कूलर बन गया, दूसरी फैक्ट्री में कंडेंसर बन गया। एक फैक्ट्री में कूलर बन गया, दूसरे फैक्ट्री में कंडेंसर बन गया। अब ये दोनों कूलर और कंडेंसर, इन दोनों पे एक्साइज ड्यूटी पे किया और ये क्लियर हो गया, क्लियर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, क्लियर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पे कर दी और एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करने के बाद गुड्स क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद अब ये दूसरी फैक्ट्री में आ गए। एक और फैक्ट्री है, फैक्ट्री नंबर 3, थर्ड फैक्ट्री पे गुड्स आता है। यहाँ पे एक फैक्ट्री से कंडेंसर बन के आ गया, एक फैक्ट्री से कूलर बन के आ गया, 2 फैक्ट्री से 2 सामान बन के आ गए। तीसरी फैक्ट्री में यहाँ पे क्या करना है, असेंबलिंग ऑफ कूलर इनटू कंडेंसर, यानी एक एसी का कैबिनेट ले लिया, ये हमारा एसी का कैबिनेट है और एसी के कैबिनेट में कूलर और कंडेंसर इन दोनों को असेंबल कर दिया और सर्किट
पूरा करवा दिया। ये हमारा एसी का कैबिनेट है। अब इसमें कूलर प्लस कंडेंसर, कंडेंसर प्लस जो भी सर्किट है, सर्किट कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट हो गया, साथ में रिमोट दे दिया और फिर इसको बेच रहे हैं। कंप्लीटेड कूलर कंडेंसर हमारा ये आ गया। कूलर और सर्किट, ठीक है। कूलर कूलर एक फैक्ट्री से कूलर आ गया, दूसरे से कंडेंसर आ गया, दोनों को कंबाइन करके सर्किट कंप्लीट कर लिया और एसी के कैबिनेट में इसको फिक्स करके और फिर रिमोट के साथ बेच रहे हैं। अब ये एसी बन गया। अब ये असेंबल किया है, कूलर कंडेंसर सर्किट कंप्लीट कर लिया और फिर इसको बेच रहे हैं। तो वेदर साइज, अब सपोज कूलर आपने बनाया, ये 10,000 का कूलर है, 12,000 का कंडेंसर है, कितना हो गया 22,000। एसी हम बेच रहे हैं 30,000 में, एसी 30,000 में बेच रहे हैं। आपने 10 और 12 22,000 पे, 22,000 पे आपने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी। अब आप इसको बेच रहे हो 30,000 पे, 30,000 रुपये में बेच रहे हो। इसका मतलब 8,000 रुपये पे और ड्यूटी पे करनी है। वेदर एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन 8,000 और नॉट, 8,000 रुपये के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ। तो हम एक्साइज ड्यूटी तब भी पे करेंगे जब 4M एक साथ सेटिस्फाई होगा। 4M का मतलब देयर मस्ट बी मैन्युफैक्चर होना चाहिए, यानी जो प्रोसेस आपने किया है, प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग कूलर कंडेंसर इन एसी कैबिनेट इज मैन्युफैक्चर और नॉट। पहला ये पॉइंट्स है, देयर मस्ट बी मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स एंड गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। गुड्स हमारा मूवेबल है, मार्केटेबल है, एक्साइजेबल है और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ है इंडिया में, तब हम एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये प्रोसेस मैन्युफैक्चर है कि नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the process of assembling Supreme Court held that the process of assembling cooler condenser cooler condenser cooler condenser in a AC cabinet is amounting to manufacture is amounting to manufacture ये manufacture है, is amounting to manufacture. Supreme Court held that the process of assembling cooler condenser in AC cabinet is amounting to manufacture, क्योंकि इसका नाम बदल गया, कूलर कंडेंसर से एसी हो गया, नाम बदल गया, काम भी बदल गया। कूलर का कुछ और काम है, कंडेंसर का कुछ और काम है, एसी का कुछ और काम है। तो नाम बदल गया, काम बदल गया, तो ये मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर डीसीएम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नाम बदल जाना चाहिए, काम बदल जाना चाहिए, तो मैन्युफैक्चर कहलाएगा। नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, तो मैन्युफैक्चर कहलाएगा। तो ये मैन्युफैक्चर का जजमेंट्स है, ये फेडरल लॉयड कॉरपोरेशन के केस में। अब एक और हम लोग जजमेंट्स लिख लेते हैं, सोनी म्यूजिक इंटरटेनमेंट, सोनी म्यूजिक इंटरटेनमेंट। एक और जजमेंट्स हम लोग लिखते हैं, सोनी म्यूजिक इंटरटेनमेंट
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जजमेंट्स हैं मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट्स है। मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट्स है। इस केस में मुंबई हाई कोर्ट ने सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने सीडी का बल्क पैक इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टेड बल्क पैक ऑफ सीडी, इंपोर्टेड बल्क पैक ऑफ सीडी, बल्क पैक ऑफ सीडी, इंपोर्टेड बल्क पैक ऑफ सीडी, सीडी का एक बल्क पैक इंपोर्ट किया एंड इंपोर्टेड बल्क पैक ऑफ सीडी and repacked into single CD case, single CD case। तो अब ये बल्क पैक टू सिंगल पैक में रिपैक कर रहे हैं, वेदर दिस प्रोसेस इज मैन्युफैक्चर और नॉट, वेदर प्रोसेस ऑफ रिपैकिंग, whether process of repacking is manufacture or not, whether process of repacking is manufactured or not, whether process of repacking is manufactured or not, क्या ये प्रोसेस मैन्युफैक्चर है या नहीं। तो इसमें आते हैं, सपोज एक बल्क सीडी केस है, एक बल्क सीडी केस है। सपोज ये सीडी केस है हमारा 100 सीडी या 50 सीडी है। इस केस में ये बल्क सीडी केस है, 100 सीडी है। अब इस बल्क सीडी केस को हम छोटे सीडी केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बल्क सीडी केस है। अब इस सीडी केस को कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सिंगल सीडी केस है। ये सिंगल सीडी केस, ये सीडी है, इसमें सिंगल सीडी। अब ये 100 सीडी है, ये हमने सपोज ये 800 का इंपोर्ट किया और ये एक सीडी 10 रुपये का बेच रहे हैं। 800 रुपये हमारा खर्चा है और इसको सिंगल सीडी केस में पैक करके 10 रुपये में बेच रहे हैं। तो टोटल 100 सीडी को बेचेंगे 1000 रुपये। तो 800 पे आपने इंपोर्ट किया, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे की। अब इन सीडीज को सिंगल सीडी केस में रिपैक किया, तो क्या प्रोसेस ऑफ रिपैकिंग इन सिंगल सीडी केस इज मैन्युफैक्चर और नॉट। क्या सीडी का नाम बदल जाएगा, काम बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये मैन्युफैक्चर नहीं है, यानी प्रोसेस इज नॉट मैन्युफैक्चर, प्रोसेस इज नॉट मैन्युफैक्चर। ये प्रोसेस मैन्युफैक्चर नहीं है बिकॉज नो चेंज इन नेम, नो चेंज इन नेम कैरेक्टर यूज, नेम कैरेक्टर यूज। इसका नाम वही, काम वही, यूज वही। सिंगल सीडी केस में आपने पैक कर दिया तो नाम भी वही, काम भी वही, सब कुछ वही है। तो यानी इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे। दिस प्रोसेस इज नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर। ठीक है। इसके बाद एक और जजमेंट्स हैं, ये मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट्स है। इसके बाद वेदर असेंबली, अब असेंबली चाहे CKD हो या SKD हो, कंप्लीटली नॉक्ड डाउन या सेमी नॉक्ड डाउन, इज नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर, इज नॉट amounting to manufacture, is not amounting to manufacture, is not amounting to manufacture। इसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे।
अब क्यों नहीं मैन्युफैक्चर होगा? इफ आफ्टर असेंबलिंग identity of goods not changed, identity of goods not changed और कमर्शियली डिफरेंटली नहीं जाना जाएगा। अब यहाँ पे असेंबली चाहे वो CKD हो या SKD हो, कम्प्लीटली नॉक डाउन या सेमी नॉक डाउन, कोई भी प्रोसेस है तो ये प्रोसेस हमारा मैन्युफैक्चर ठीक है। इसमें एक जजमेंट्स हम लोग लिखते हैं, TI साइकिल का जजमेंट्स है, TI साइकिल का जजमेंट्स है, TI साइकिल्स, TI साइकिल का जजमेंट्स है। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट्स है, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट्स है TI साइकिल में कि सपोज एक साइकिल हम खरीदते हैं, साइकिल अनअसेंबल फॉर्म में होता है और आप घर पे असेंबलिंग करवा लेते हैं, मतलब घर पे आप असेंबलिंग करवाते हैं, असेंबलिंग एट कस्टमर लोकेशन, assembling at customers location, assembling at customers location to make transportation easy or avoid transit damage, यानी assembling at customers location to make transportation easy, ट्रांसपोर्टेशन के सपोज एक साइकिल है, कस्टमर आप जहाँ से लेते हो सेलर अपने ही दुकान पे असेंबल करके आपको दे दे, अपने ही फैक्ट्री में असेंबल करके दे दे आपको, तो वहाँ से लाने में कंफर्टेबल नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर वो कार्टून में बंद है, अनअसेंबल फॉर्म में है, तो आप घर तक आराम से ला सकते हो, आपके घर पे आकर के वहाँ से इंजीनियर और वो असेंबल करके चला जाएगा। तो असेंबलिंग एट कस्टमर्स लोकेशन टू मेक ट्रांसपोर्टेशन इजी और टू अवॉइड ट्रांजिट डैमेज अवॉइड करने के लिए आपने घर पे असेंबलिंग करवाया है। डज नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर, इसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी साइकिल ही खरीदा था जब वो अनअसेंबल फॉर्म में है, और यहाँ असेंबलिंग के बाद भी वो साइकिल ही है। लेकिन आप अलग अलग पार्ट्स अलग अलग लोकेशन से खरीदो और फिर आप खुद असेंबल करो तो आपके लिए मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन जब आपने साइकिल ही खरीदा है, बेचने वाले आपको साइकिल ही बेचा है लेकिन अनअसेंबल फॉर्म में है, तो अनअसेंबल फॉर्म में भी साइकिल ही बेचा है, जब असेंबलिंग करेंगे तो भी साइकिल ही है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग हमारा नहीं होगा, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। तो ये TI साइकिल्स का जजमेंट्स है कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ये जजमेंट्स हम लोगों ने कई सारे जजमेंट्स किए हैं मैन्युफैक्चर के ऊपर, और मैन्युफैक्चर के ऊपर जजमेंट्स करेंगे। तब तक मैन्युफैक्चर के बाद हम लोग आते हैं एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर, एक्साइजेबल गुड्स ये डिफाइन किया है सेक्शन
टू क्लॉज डी में, सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइन किया है एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स का मतलब आपने लिखा है एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स स्पेसिफाइड इन सेटा, गुड्स स्पेसिफाइड इन सेटा, गुड्स स्पेसिफाइड इन सेटा, गुड्स सेटा में स्पेसिफाइड हो, मतलब सेटा का मतलब सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। टैरिफ मीन्स टेबल, एक टेबल दी हुई है, सेटा में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में नाम ढूंढ लो, अगर मिल जाता है तो ये एक्साइजेबल होगा। एंड सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी, सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी, सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी, यानी गुड्स सेटा में मेंशन्ड हो और साथ में सम रेट ऑफ ड्यूटी भी हो तो ये एक्साइजेबल गुड्स। अब एक्साइजेबल गुड्स में एक जजमेंट्स हम लोग लिखते हैं, एक्साइजेबल गुड्स में एक जजमेंट्स है मेल मार्क नीलायम, मेल मार्क नीलायम, नीलायम, मेल मार्क नीलायम, ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट्स है, मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट्स है मेल मार्क नीलायम। अब मेल मार्क नीलायम के जजमेंट्स में, इस जजमेंट्स में हम लोग आते हैं, सपोज कंपनी ने क्या की है, शिकाकाई सीड्स, शिकाकाई सीड्स, शिकाकाई के बीज सीड्स कलेक्टेड, इसको कलेक्ट किया, ढूंढा, कलेक्टेड, शिकाकाई सीड्स कलेक्टेड, फिर इन सीड्स को क्रश किया, क्रश्ड इनटू द मशीन, क्रश्ड इनटू द मशीन, इसको मशीन में क्रश किया गया, शिकाकाई सीड्स कलेक्ट किया, फिर इन सीड्स को मशीन में क्रश किया और क्रश करने के बाद अब ये पाउडर बन गया। अब इन पाउडर को हम लोग बेच रहे हैं, सोल्ड फॉर यूज एज, सोल्ड फॉर यूज एज ऑयल स्टेन रिमूवर, ऑयल स्टेन रिमूवर, सोल्ड एज ऑयल स्टेन रिमूवर, सोल्ड फॉर यूज एज ऑयल स्टेन रिमूवर। ठीक है, इसको एज स्टेन रिमूवर आपने इसको क्लियर कर दिया। तो अब बताओ क्या ये पाउडर एक्साइजेबल है या नहीं। तो अब ये शिकाकाई सीड्स के पाउडर, इसका काम है ऑयल स्टेन रिमूवर, यानी आपके कपड़े पे तेल के दाग धब्बे लग गया है तो इस पाउडर से आराम से निकाल सकते हो इस दाग धब्बे को। तो अब देखो ऑयल स्टेन, जब ये कपड़े से तेल निकाल सकता है तो कुछ लोगों ने क्या किया, इन ऑयल रिमूवर को, स्टेन रिमूवर को, इस पाउडर को बालों में यूज करना शुरू कर दिया कि हम जब ये कपड़े से तेल निकाल सकता है तो हमारे सर से तेल क्यों नहीं निकाल सकता, हमारे बालों से तेल क्यों नहीं निकाल सकता। कुछ लोगों ने बालों में यूज करना शुरू कर दिया। ये सुपरिंटेंडेंट को पता चल गया और सुपरिंटेंडेंट ने नोटिस भेज दिया कि ये तो आपका कॉस्मेटिक्स है, आप हमें एक्साइज ड्यूटी दोगे। लेकिन क्या कुछ लोगों ने बाल में यूज करना शुरू कर दिया तो क्या हमारा प्रोडक्ट ये एक्साइजेबल हो जाएगा। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, मद्रास हाई कोर्ट held that the process of crushing
the process of crushing shikakai seeds is amounting to manufacture। ये मैन्युफैक्चर है, मानते हैं बिल्कुल मैन्युफैक्चर है, नाम बदल गया, काम बदल गया, यूज बदल गया, मैन्युफैक्चर है। मूवेबल भी है, मार्केटेबल भी है, इसका मतलब मूवेबल मार्केटेबल भी है, अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर। एंड इट इज मूवेबल एंड मार्केटेबल, इट इज मूवेबल एंड मार्केटेबल, ये मूवेबल भी है और मार्केटेबल भी है, ये मूवेबल भी है और मार्केटेबल भी है। अब इसके बाद एक और पॉइंट्स आता है, वेदर इट इज एक्साइजेबल और नॉट, बट नॉट एक्साइजेबल, क्योंकि इसको हम कॉस्मेटिक्स ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन हमारे लिए मेन इशू है कि मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन क्या है, लोगों ने कैसे यूज किया है, ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को क्या कह के मार्केटेबल बनाता है, क्या कह के तो मैन्युफैक्चरर अगर ये ऑयल स्टेन रिमूवर कह के मार्केट में बेचता है तो ये ऑयल स्टेन रिमूवर है, नॉट कॉस्मेटिक्स, बट इट इज नॉट एक्साइजेबल because it is not a cosmetics, it is oil stain remover, ये ऑयल स्टेन रिमूवर है, नॉट कवर्ड इन सेटा, ये सेटा में कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड इन सेटा। तो ये मेल मार्क नीलायम का जजमेंट्स है। तो ये एक्साइजेबल गुड्स है, एक्साइजेबल गुड्स। और एक्साइजेबल गुड्स के बाद हम लोग मार्केटेबल, मूवेबल नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।